Good morning all of you. I am Dr. Sasi Bala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV, PG College Siwan. आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इसे वैदिक सिविलाइजेशन और आर्य सिविलाइजेशन दोनों कहते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया तो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ। इनमें वैदिक सिविलाइजेशन सर्वप्रमुख था। इसे वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग वैदिक साहित्यों पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो नहीं के बराबर है। और आर्य सिविलाइजेशन इसलिए कि इस सिविलाइजेशन के जो फाउंडर थे वो आर्य थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आर्य थे कौन? तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका मीनिंग होता है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न। अतः यह कहना तर्कसंगत लगता है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित न कर एक भाषाई समूह को इंगित करता है। 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास अनेक जन समुदाय ऐसे थे जो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव इत्यादि भाषाएं बोलते थे। ये सभी भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध थी। इन्हें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। इन भाषाओं को बोलने वाले सभी व्यक्तियों को आर्य कहा गया। आरंभ में ये सभी व्यक्ति एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन बाद में एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में जाकर वे बस गए और उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को विकसित किया। इन्हीं की एक शाखा भारत आई जो संस्कृत भाषा बोलती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्य शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है, बल्कि एक भाषाई वर्ग का सूचक है। वैदिक सिविलाइजेशन का जो पीरियड है उसे कंप्लीट वैदिक सिविलाइजेशन के पीरियड को हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं और इसे दो भागों में बांटते हैं। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच अर्ली वैदिक एज और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की रचना जो हुई वो अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक एज में हुआ, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और रेस्ट तीनों वेद जो थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना लेटर वैदिक एज में हुआ। जब हम वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसके जो फाउंडर थे वो आर्य थे। आर्य थे कौन? ये कौन थे और कहाँ से आए थे? तो इसके बारे में बहुत सारे मत हैं और बहुत सारे मतभेद भी। जैसे अनेक विद्वान भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान या ओरिजिनल होमलैंड मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि आर्य भारतीय नहीं थे, वो बाहर से आए थे। और इसके लिए हम लोग कई सिद्धांतों, कई मतों पर डिपेंड करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक्स, सेमेंटिक्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी इत्यादि के आधार पर आर्यों के जो ओरिजिनल होमलैंड थे इससे रिलेटेड अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं, अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। और इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आर्य सभ्यता के जो संस्थापक थे आर्य, वो कौन थे और कहाँ से आए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। इसमें अनेक विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और वहीं से वे भारत आए। इसमें मैक्स मुलर महोदय ने ऋग्वेद और जिंदावस्था में समानता के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि मध्य एशिया में ही आर्य बसे हुए थे और वहीं से वे यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में गए। मैक्स मुलर के पूर्व मेयर रेहर्ड ने भी क्रमशः पामीर और बैक्ट्रिया को ही आर्यों का ओरिजिनल होमलैंड माना है। मैक्स मुलर ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि आरंभ में भारतीय आर्य और ईरानी आर्य
भारत और ईरान के बीच किसी स्थान पर एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में अनेक भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर वे अलग अलग शाखाओं में बंट गए और यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में चले गए। मध्य एशिया में कृषि कार्य तथा पशुपालन के लिए उपयुक्त वातावरण था और इन विद्वानों का मानना है कि आर्य आरंभ में गणना के लिए हिमवर्ष का व्यवहार करते थे, लेकिन आगे चलकर वे वर्ष गणना के लिए शरद के आधार पर करने लगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि आर्यों का बहिर्गमन दक्षिण के तरफ हुआ, जहां कम ठंडा पड़ता था। आर्य घोड़े और नाव से परिचित थे, उन्हें पीपल का ज्ञान था, लेकिन वे आम और बरगद से अपरिचित थे। वे आम और बरगद के बारे में नहीं जानते थे और ऐसा सिचुएशन मध्य एशिया में था। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्य मध्य एशिया के ही निवासी थे। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का ओरिजिनल होमलैंड था। जैसे एक अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, उसमें अनेक वैदिक देवी देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र आदि का उल्लेख है और इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि भारतीय आर्य मध्य एशियाई आर्यों से रिलेटेड थे। लेकिन पी गाइल्स ने इस मैक्समुलर महोदय के इस सिद्धांत का खंडन किया है। वे आर्यों के मूल निवास स्थान को मध्य एशिया नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों का जो ओरिजिनल होमलैंड था वो आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव था। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव था। उनका यह निष्कर्ष ऋग्वेद और जिंदावस्था में वर्णित जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उस पर आधारित है। तिलक के अनुसार इस क्षेत्र में बहुत भयंकर ठंड पड़ती थी। 6 महीने का दिन और 6 महीना का रात होता था और इस तरह का वर्णन ऋग्वेद और जिंदावस्था में भी मिलता है। इन्हीं सिचुएशन से बाध्य होकर वे करीब 8000 वर्ष पूर्व जो आर्य थे उनको यह प्रदेश छोड़ना पड़ा और वो कहीं और जाकर बसे। लेकिन अनेक विद्वान बाल गंगाधर तिलक के इस सिद्धांत का भी खंडन यह कहकर करते हैं कि यदि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के निवासी होते तो सप्तसिंधु प्रदेश को देवकृत योनि नहीं कहते। इसलिए कुछ विद्वान इस सिद्धांत का भी खंडन करते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था। फ्लोरेंस के एक विद्वान फिलिपो सेसेटी ने सबसे पहले संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषाओं के में समानता के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य यूरोप के ही रहने वाले थे। सेसेटी के अतिरिक्त विलियम जोन्स, पी गाइल्स, नेहरिंग इत्यादि ने भी विभिन्न तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का मूल निवास स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया है। सेसेटी और विलियम जोन्स ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में जो सिमिलरिटी है उसी के आधार पर यूरोप को आर्यों का ओरिजिनल होमलैंड मानते हैं। जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, स्लाव इत्यादि जो भाषाएं हैं उनमें बहुत सारी समानताएं देखी जा सकती है। जैसे संस्कृत में पिता को पितृ, लैटिन में पेटर, इंग्लिश में फादर, जर्मन में बटर कहा जाता है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी तरह अन्य शब्दों में भी समानता देखी जा सकती है। पी गाइल्स ने भाषा के स्थान पर वनस्पति शास्त्र और समान नस्ल के पशु पक्षियों की जानकारी के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चूंकि ऋग्वेद में वर्णित सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भारत में नहीं मिलते हैं,
अतः आर्य ऐसे प्रदेश से आए थे जहां ऋग्वेद में उल्लिखित सभी पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी उपलब्ध थे और जहां कृषि की सुविधा उपलब्ध थी। यह प्रदेश संभवतः हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया या डैन्यूब नदी की घाटी थी, जहां पशुपालन और कृषि की सुविधा थी। नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार पर पेंका जर्मनी को आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं। नेहरिंग महोदय वानस्पतिक समानता के आधार पर दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इससे अलग कुछ विद्वान भारत को ही आर्यों का ओरिजिनल होमलैंड मानते हैं। उनका मानना है कि आर्य भारत में कहीं से आए नहीं थे, बल्कि वे मूलतः भारत के ही निवासी थे। और इस मत के प्रतिपादकों में गंगानाथ झा, एस त्रिवेदी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और पॉजिटर महोदय ने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। भारतीय मत के पोषकों का विचार है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए, बल्कि यहीं से विश्व के अनेक भागों में जाकर उन्होंने अपनी सभ्यता फैलाई। किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि आर्य बाहर से आए। आर्यों का कहीं दूसरी जगह निवास स्थान नहीं होने का संकेत नहीं मिलता है। जहां तक ऋग्वेद में जिस भौगोलिक सिचुएशन का वर्णन है वह सप्तसिंधु प्रदेश के वर्णन से मिलता जुलता है। गंगानाथ झा ब्रह्मऋषि प्रदेश या सप्तसिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं, जहां से पंजाब की 5 और राजस्थान की 2 नदियां बहती थी। इन नदियों में प्रमुख है कुंभा, कूरम, गोमती या गोमल, घग्घर जिसको द्विशती भी कहते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव इत्यादि नदियां। इस प्रकार इन सभी मतों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान से रिलेटेड जितने भी विचार प्रकट किए गए वे आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान पोलैंड से मध्य एशिया के क्षेत्र में फैला हुआ था। ये विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखते थे, लेकिन इन सभी भाषाओं में कुछ समानताएं भी थी। इन समस्त भाषाओं को आर्य भाषा कहा जा सकता है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, स्वीडिश, स्लाव, रोमेनिक, रुमानियाई इत्यादि बदलती हुई राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से बाध्य होकर इनकी विभिन्न शाखाएं यूरोप और एशिया के अनेक भागों में जाकर बस गई और इन्होंने विभिन्न संस्कृतियों एवं साम्राज्यों को जन्म दिया। इन्हीं आर्यों की एक शाखा ईरान गई जो कि ईरानी आर्य कहलाए और दूसरी शाखा भारत आई जो कि भारतीय आर्य कहलाए। ईरानी आर्यों का जो महान ग्रंथ है वो जिंदावस्था है और भारतीय आर्यों का जो महान ग्रंथ है वो वेद है। भारत आगमन में आर्यों को बहुत अधिक समय लगा। वे विभिन्न समूहों में समय समय पर यहाँ आकर बसे और उन्होंने आर्यों की सभ्यता को स्थापित की। हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्य सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से होती है और यह साहित्य बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत 4 वेद, संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद इत्यादि हैं। इनमें केवल ऋग्वेद ही पूर्व वैदिक काल की रचना है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी और सप्तसिंधु प्रदेश में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, ऐसा लगता है, ऐसा हम लोग आइडिया लगाते हैं उसमें जो वर्णन है उसके आधार पर। उत्तर वैदिक साहित्य का रचना काल लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इनकी रचना कुरु पांचाल क्षेत्र में हुई। वैदिक साहित्य से आर्यों के प्रसार, उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का भी परिचय मिलता है। इस प्रकार आज हम लोग आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे इस पर चर्चा किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग
ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, दोनों ही काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, इनका जो लाइफ स्टाइल था, कैसे ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा लेटर वैदिक काल में इनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग हुआ, ये सब का एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।